हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि डिटर्मिनेंट्स। देखो देखिए बच्चों, कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें, है ना। और मैंने उसको बोला था इसके आगे का सॉल्व आप करेंगे, इसको ओपन आपको करना था। तो हमने उस क्वेश्चन को कॉलम से किया था, उसी क्वेश्चन को आज मैं रो से भी करूंगा, क्योंकि मैं आपको दोनों अप्रोचेस सिखाना चाहता हूँ। दोनों अप्रोचेस से हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्या पता क्वेश्चन में कह दिया कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बाय कॉलम मेथड, क्या पता क्वेश्चन में कह दिया इसको सॉल्व करो बाय रो मेथड। तो हमें दोनों तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करेंगे, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उसे भी आप नोट डाउन कर लेना। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू हैव द करेज टू बिगिन, इफ यू हैव द करेज टू बिगिन, यू हैव द करेज टू सक्सेड। जी हाँ, इफ यू हैव द करेज टू बिगिन, यू हैव द करेज टू सक्सेड। अगर आपके पास अंदर करेज है कोई चीज स्टार्ट करने का, तो आपके पास वो करेज भी होना चाहिए उसको सक्सीड करने का, उस चीज को पाने का। ठीक है, तो ये करेज का क्या है, इसमें आप पे हिम्मत है। आप आपने हिम्मत से एक फैसला लिया कि हाँ मुझे चीज शुरू करनी है, तो आप पे वो वही हिम्मत होनी चाहिए उस चीज को सक्सीड, उस चीज को पाने के लिए। हिम्मत भी वही हिम्मत, जो हौसला आपने उसको शुरू करने के लिए जो आपके पास करेज था, वही करेज आपके उसके एंड तक, या उसको जब तक आपको उस गोल तक आप नहीं अचीव नहीं कर देते, तब तक आपके पास वो करेज होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कल, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि बच्चों ये आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, या आपको होमवर्क करके ले आना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, अब इसको आपको ओपन आपको करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ओपन आपने करना था, और इसमें मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, हमें भाई क्यूब लाना था। हमेशा हम राइट हैंड साइड को ध्यान रख के हमेशा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि राइट हैंड साइड में, कि राइट हैंड साइड हमें अचीव हो जाए। सॉल्व कर लेते हैं इसको। आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, ये हमारे पास आ गया 100। अब मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। मैं बोलता हूँ एक्सपेंड, मेरे को ज्यादा जीरो कहाँ दिख रहे हैं, रो 1 में ज्यादा जीरो दिख रहे हैं, तो एक्सपेंड अलोंग रो 1। ठीक है, ये आपको आता है, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। A11 मेरा 1 है, C1 -1 की पावर 2, और एक से जाती हुई रो, एक से जाता कॉलम छोड़ के जो हमारे पास बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0 इंटू ए 0 प्लस A12 क्या है बच्चों, मेरे पास 0 है, A13 मेरे पास 0 है। कितना अच्छा है ना, इसलिए हम जीरो की तरफ ज्यादा भागते हैं, क्योंकि हमें फिर कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। इसलिए हम वो रो या वो कॉलम उठाते हैं जहाँ ज्यादा जीरोस हमको दिखते हैं। तो ये 1 हो गया, ये खुल जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो से कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। और अच्छा, इसके बाहर हमने एक चीज तो देखना भूल ही गए, इस क्वेश्चन के बाद हमारा क्या कॉमन था, हमने जो लिया था वो लिख लो, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। तो ये हमारे पास यहाँ भी ब्रैकेट में रहेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन था। ठीक है, और अंदर ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक और आ गया, तो एक और हो गया, तो यानी कि ये क्यूब लास्ट में मिल गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और हमको ये सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इंप्रूव हो गया, हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब हमको मिल गया है। ठीक है, अब इसको रो से भी करोगे आप लोग, रो से भी आप लोग को करना है, सेम यही क्वेश्चन है। रो में आपको कुछ इसमें नहीं जाना है, इसमें हमें कुछ भी इसमें नहीं इसमें ऐसा कुछ करना है कि जो जो देखो क्या था, रो का भी आपको समझा देता हूं मैं, है ना, करना कुछ नहीं है। यहां मैंने देखा था कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, है ना। आपको मैंने समझाया था कि भाई मेरे को क्या चाहिए, हमें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो मेरे को पता है एक यहां से निकालूंगा मैं, एक यहां से निकालूंगा, एक यहां से निकालूंगा, और तीनों क्यूब निकल के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में निकल के क्यूब में आ जाएगा। अब एक बात देखो, मेरे को ये था, पहले इसकी बात करते हैं ना, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें मुझे क्या कमी थी, मुझे इसको प्लस बी स्क्वायर बनाना था। तो इसको प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए मुझे पता है कि मेरे को किसकी जरूरत पड़ने वाली है, मेरे को प्लस 2b स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है। तो जब प्लस 2b स्क्वायर की जरूरत, तो प्लस 2b स्क्वायर आएगा कहां से। अब मैंने देखा भाई एक तो इधर है और एक इधर है, तो हमने कॉलम वाला पकड़ा था। क्यों, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन थे जो हमने कॉलम से नहीं किए थे, तो इस वजह से हमने रो नहीं पकड़ी। तो इसलिए हमने यहां से हम रो भी पकड़ सकते थे, कि हमने क्या किया, रो 1 में हमने चेंजेस किए रो 3 के साथ मल्टीप्लाई बाय बी, है ना। तो भी आप कर लोगे। और आपको एक दो स्टेप्स करके बताता हूं, उसके बाद आपको खुद ही कर लेना। ठीक है, एक दो स्टेप आपको बताते हैं कि रो से हमें कैसे इसको करना है।
तो इसी में ही कर लेते हैं यार, है ना, यही कर लेते हैं, रो में भी ये अलग ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे आप समझ जाओगे, इसमें कुछ है नहीं करने लायक। 1+a² - b², 2ab। तो आप इसमें रो से मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ हमने कॉलम का ऑपरेशन लगाया वहाँ आपको रो का लगाना है। ट्राई करना एक बार इसको रो से इसको होमवर्क है, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप इसमें अभी हमने कॉलम के ऑपरेशन लगाए हैं, आप इसमें अब रो के ऑपरेशन लगाना, और नहीं होता है फिर आप मेरे को बताना, मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है, और अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी काफी बार पूछा गया है, इसको लिख लो, लास्ट क्वेश्चन है। a² + 1 ab ac, ab b² + 1 bc, ca cb और c² + 1। ये आपको प्रूफ करना है किसके बराबर? 1+a² + b² + c²। करो जरा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? चलिए कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे फटाफट। सोचिए सोचिए कैसे करेंगे आप। देखिए अब a² + 1 है, इसको जब मैं करूंगा तो इसको मैं 1+a² लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ab ac, उसी प्रकार से ए बी और b² + 1 को 1+b², ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे देता है कि भाई थोड़ा हम क्या करें, चीज तो वही है, क्या कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हमको कर देते हैं 1+a²। यानी कि आपको दिख रहा है 1+a² + 1+b² + 1+c², या तो ये इन तीनों का यूज, पर इन तीनों का यूज कैसे होगा, 1+1+1 3 हो जाएंगे ये तो, है ना। तो और कैसे होगा? अच्छा 1+a² मेरे को दिख रहा है, तो 1+a² में अगर मैं क्या करूं, इधर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये b² हो जाएगा, इधर c से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये c² हो जाएगा, है ना। दिख रही है चीज? ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करता हूं, और 1+a² है, ठीक है। अब वही देखो, यहाँ पे b² यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, ये a² आ जाएगा, है ना। ऐसी चीजें मेरे को यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो मैं क्या करने वाला बता दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाय a, कॉलम 2 बाय b एंड कॉलम 3 बाय c, ठीक है। कॉलम 3 से मैंने, अब आपको पता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, उसी से हम उतना बाहर डिवाइड भी कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था। तो मैं 1/abc लिख दूंगा बाहर, क्योंकि abc से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कॉलम 1 से a 1+a² की मल्टीप्लाई हो रही है, फिर ए बी की मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 में, तो ये आपका a²b हो जाएगा, फिर ca² हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, b की मल्टीप्लाई कॉलम 2 में तो ab² हो जाएगा, b की मल्टीप्लाई 1+b², और उसी प्रकार से cb² हो जाएगा। नाउ इधर ac² हो जाएगा, अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, अब क्या देखें, अब इसके बाद क्या करें सर, हम इसके बाद कैसे करें? देखो जितना हमें लगाएंगे, जितने अपनी तरफ से हम एफर्ट्स डालेंगे, उतनी हमें दिखेगा। अब आप देखो, रो 1 से आपको a कॉमन दिख रहा है, रो 2 में आपको b दिख रहा है कॉमन, रो 3 में आपको c दिख रहा है कॉमन, दिख रहा है, बिल्कुल हमें तीनों में दिख रहा है, रो 1 रो 2 रो 3 में कॉमन दिख। तो मैं लिखूंगा, मैं taking a b c and common from
रो 1, रो 2 एंड रो 3। ठीक है, तो आप जब कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन ए बी सी बाहर था पहले से, ए बी सी अपॉन ए बी सी। भाई ये 1 अपॉन ए बी सी बाहर था ना पहले, ठीक है, तो आपने ए कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से ए नहीं, यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। ठीक है, अब बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ सॉरी ए तो हमने लिया है ना कॉमन, तो यहाँ बचेगा मेरे पास, तीसरे से हमने लिया सी कॉमन, ठीक है, तो ए स्क्वायर, फिर सी कॉमन लिया, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 प्लस सी का। क्लियर? ठीक है, ये तो कट गया, दिख रहा है कट गया है। अब देखो भाई, हमको तो बनाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको ये बनाना है ना। अब कैसे बनेगा, आप देख रहे हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे ये तो बन रहा है। तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, ये अब तीनों को रो तो नहीं है, कॉलम है, इस कॉलम को इस कॉलम को इस कॉलम को, तीनों को हम जोड़ दे तो हमें जो चीज चाहिए हमें मिल रही है ना, जो चीज हमें चाहिए हमें मिल रही है। ठीक है, तो यार ये तो देखने वाली बात है कि हाँ, इसको जोड़ने पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल रहा है, क्या नीचे भी मिल रहा है ए स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, देखा जाए बस थोड़ा आगे पीछे है, आप देखोगे तो आपको मिल वही चीज रही है ना, तो यानी हमें चीज मिल गई, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एडिंग। ठीक है, क्या एडिंग करेंगे, या फिर आप ऐसे लिखो, सीधे लिख दो, हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ऐसे कर रहे हैं। तो कॉलम 1 में चेंजेस हो रहा है, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 लिख रहे हैं पहले। इसमें कोई चेंजेस नहीं, हमने पहले लिख दिया, अब जिसमें चेंजेस है वो देखते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, तीनों को कॉलम 1 में, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा भी आप देखेंगे, दूसरा भी कुछ ऐसे ही बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा देखेंगे, तीसरा भी ऐसे बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमको देखने को मिला। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं भाई, लगाओ जरा दिमाग। ठीक है, इसके आगे लगाओ, इसके आगे कैसे एक्सपेंड करोगे जरा फटाफट। इसको मैं पीछे लिख देता हूँ फिर से, ये आएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो बच गया हमारे पास वो हम लिख देंगे कॉलम बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, और वैसे ही यहाँ बचा होगा सी स्क्वायर ये बचा है ना। अब आपको साफ दिख रहा है कि भाई मुझे यहाँ से लेना है 1 प्लस ए प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर का आपको कॉमन, तो ले लेता है कॉमन, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचेगा 1 1 1 बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब तो बचा ही नहीं कुछ, अब जीरो बनाओ इनको, भाई जीरो बनाओ, अब तो जीरो बनाना है भैया, जीरो बनाने में कोई दिक्कत आपको हो रही नहीं चाहिए। अब क्या, क्योंकि एक्सपेंड तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट मैंने आपको स्टार्टिंग जब चैप्टर स्टार्ट करते थे तभी बताया था कि जब स्टार्ट आप तब तक ना करें या फिर तब तक आप इसको सॉल्व करें जब तक जीरो नहीं बनता। एक्सपेंड तो आप अभी भी कर लोगे, बट क्या कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे को पता है जीरो आसानी से बन रहा है, तो मेरे को देख रहा है बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, 1 और 1 भी यहाँ जीरो हो जाएगा, तो एक से ही मेरा काम यहाँ हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, R3 में मैं चेंज कर रहा हूँ, या फिर R1 में भी आप चेंज कर सकते हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 हम कर रहे हैं। तो जब R1 माइनस R3 हम करने लगेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे R1 माइनस R3 करते हैं तो यहाँ आएगा, ये जो कॉमन है पहले वो लिख लें, 1 प्लस, चलो R1 माइनस R3 करते हैं, तो R1 R2 और R3 में कोई चेंज नहीं, वो लिख लो
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो R1 माइनस आती 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, और सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर, तो आपको पता है हमेशा लगाते हैं हम, तो सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, तो ये कट गया। ठीक है, तो आपका बचा है -1। तो ये मेरा एक ही से मेरा काम हो गया, मुझे ज्यादा नहीं करना पड़ा, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक्सपेंड अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो आपको पता है क्या होता है रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हुए, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ठीक है, बट इससे पहले हमारे बाहर क्या है वो भी लिख लें। इधर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट में A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ठीक है, तो ये तो इधर चलेगा ही चलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अब आएगा A11 क्या है 0, कोई फायदा नहीं। A12 क्या है, ये भी 0। A13 क्या हमारे पास -1 है, और C13 यानी कि -1 की पावर 4। अब करते हैं इससे जाता और इससे। ठीक है, 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा -1 प्लस बी स्क्वायर। करेंगे उसको सॉल्व, ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। खोलेंगे इसको तो आपको जाहिर सी पता है -1 बाहर आएगा, अंदर बी स्क्वायर -1 माइनस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा आपका। अंदर जो मेरे पास बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंदर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 जो चाहे +1। तो आप लास्ट फाइनल खोल के देखो, +1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ इसमें बचा नहीं है। ये हमने हैंड्स प्रूफ, हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त। आई चीज समझ में, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब इसके बाद हम नया टॉपिक सीखेंगे, बट पहले इसको कॉपी कर लें, इसके बाद नया टॉपिक पे हम आज जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे। देखिए इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब बच्चों निर्देशांक ज्यामिति जो हम पढ़ते थे, है ना। निर्देशांक ज्यामिति आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद करने के लिए होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ तो आता ही आता है ना, हाफ तो आता ही आता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपका हाफ तो आता ही आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता लगा ना आपको, किसकी बात कर रहा हूं मैं, निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहा हूं। क्लास 10th में आपके पास ये चैप्टर था बच्चों, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें वहां निकालना सिखाते थे। फॉर एग्जांपल चलो आपको मैं थोड़ा प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे दे देता हूँ, थोड़ा प्रीवियस नॉलेज हम आपको यहाँ दे देते हैं। जैसे ये ट्रायंगल हुआ करता था, ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे हुआ करता था, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। ये हो गया x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 y2, एंड ये कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों x3 एंड y3। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते थे, अब आपको बोलते थे भाई इसका एरिया निकालो। अरे यार अभी तक तो हमको ये पता था एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे पहले हम पढ़ते थे, आपको ये देते थे, ये हाइट देते थे, ये बोलते थे कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो आप डायरेक्ट निकाल लेते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालते थे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस, ठीक है, इंटू हाइट। यानी कि हम क्या करते थे, हम हाफ गुणा आधार गुणा लंबाई करते थे, तो हम आंसर निकल जाता था हाफ व्हाट इज बेस 5, आधार 5 है और हाइट क्या हमारी 3, तो हम यहां से आराम से निकाल देते 15/2 स्क्वायर यूनिट, हमारा आंसर आ जाता था। ये तो हो गई पुरानी बात जो हम सब जानते हैं, ये तो हो गई वो बात जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का 10th का बेसिक क्लियर नहीं होगा,
हो सकता है मे बी, या आपको चैप्टर नहीं आता होगा तो आपको जब भी ये दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा सकता हूं फिर से अगर जिसको दिक्कत है। बट जितना यूज हमारा यहाँ होना है उतना तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। अब क्या है, हमें ना यहाँ कोऑर्डिनेट्स दे देते थे कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स है, ये इसके आपके जो निर्देशांक जो हम कोऑर्डिनेट्स है, इससे आप क्या बताओ, इससे आप हमें ट्रायंगल बताओ। ठीक है, क्या ये कहाँ यूज होता है सर, ये ट्रायंगल कहाँ यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, हमने ग्राफ एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक्स, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किए भी होंगे। क्या होता था, दो इक्वेशन हमको दे देते, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 दे दिया, और इधर 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 दे दिया। तो इस पहली वाली इक्वेशन से कोई लाइन जा रही है हमारे पास, पहली वाली इक्वेशन से कोई लाइन जा रही है ऐसे, ओके, ये हो गई 2x प्लस 3y की लाइन। दूसरी लाइन हमारी 3x प्लस 5/2 के आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे, उसकी लाइन जा रही है हमारे पास ऐसे, और ये हो गया हमारा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मिले होंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइनस में है तो यहाँ -1 और 5 रहा होगा, ऊपर यहाँ 5 तक गया होगा y, यहाँ मेरे कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, यहाँ पे 3 और 4 रहे होंगे, यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं x के बिल्कुल पास है, तो यहाँ मेरे कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे 1 और 3, है ना। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स रहे, बोले भाई इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, अब इसका एरिया बताओ, अब बताना है आपको इसके एरिया। तो यहाँ यूज होते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे यूज हुआ करता था। ये तो प्रीवियस नॉलेज में आपको बता रहा हूं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हुआ करता था, ठीक है। ऐसे हम पढ़ा करते थे 10th क्लास में कि भाई इसका ट्रायंगल का एरिया अब आपको निकालना है, ये पूरा जो शेड मैंने किया है ये, ठीक है, इसका आप क्या करेंगे, इसका आप एरिया निकालेंगे, ये पूरे का निकालो जी। अब आप बोलोगे कि सर हमको तो ये चीज पता थी कि हमको तो हाफ बेस इनटू हाइट दिया करते तो हम निकाल लेते थे, अब कैसे निकालेंगे, हमें तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, इन्हीं का हेल्प से हमको क्या करना है, इन्हीं के हेल्प से सर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम? तो इस चीज के लिए बच्चों एक चीज हमारे पास बनी थी, और वो बना था एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखूंगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्या होता था, देखो हाफ तो आता ही आता है, ठीक है, इससे आपको याद रखने में इजी होगी। हाफ सबसे अच्छा x1, ठीक है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, देखो लिखने के लिए बड़ा है ये फॉर्मूला, बट जब आप इसको सॉल्व करने लगते हो ना तो बहुत सिंपल सा, ये जब आप इसको याद करने लगोगे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। एक ट्रिक बताऊंगा आपको इसको याद करने की, भले आपके सिलेबस में नहीं है ये, बट आगे जाके तो काम आएगा ना, आगे जाके तो काम आएगा ना। x3, क्योंकि भाई आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है 10th का सब्जेक्ट कि भैया आप हमें ये बताओ, आप तो 12th क्लास के हो, आप हमें ये बताओ ना ये कैसे होता है, तो आप भी अपने छोटे बच्चों को ये ट्रिक्स बता सकते हैं। तो ये होता था हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला। अब इसमें आप एक चीज देखिए, बहुत सिंपल है, x1 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, तो उसके वो y के कोऑर्डिनेट्स डाल दो, x1 इसको y2 y3, फिर x2 ले लो, x2 के बाद क्या आएगा 3 और 1 वो डाल दो, फिर x3 के बाद क्या आता है 1 और 2, मतलब 3 के बाद क्या आता है 1 2, बस एक सीरीज में लेके चलो, x1 लिख लो, फिर y के 2 और 3, x2 लिख लो, फिर y के 3 और 1, फिर x3 लिख लो, फिर y के 1 और 2। बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला लर्न आपका हो जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी पढ़ेंगे, कभी मिलेगा समय तो हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ करता था, बट डिटर्मिनेंट में इसका यूज कैसे होता है, हाउ टू यूज इट, डिटर्मिनेंट में कैसे यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक, इसमें कैसे इसका यूज होगा वो सीखेंगे हम बच्चों कल। तो फिलहाल आप इसको लर्न करें, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा है, अगर जिनका आप छूटा है तो कॉन्सेप्ट बिठाएं, और इसको करेंगे हम कल, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की मैथ्स की क्लास, जो डिटरमिनेंट में हमने सीखो, देखो जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है वो हम सारे सॉल्व कर चुके हैं, उसको मैं आपको हर एक अप्रोच बता चुका हूं कि ड्यूरिंग एग्जाम हॉल जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपके पास नंबर ऑफ अप्रोचेज होनी चाहिए क्वेश्चन को डील करने की, जो हम कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं तो 4 नंबर में आते हैं, या फिर ज्यादा 5 4 या 6 नंबर में आपके ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, जो हमने डिटरमिनेंट के आपके इससे पहले क्वेश्चन प्रूविंग वाले क्वेश्चन के। तो ये आना बहुत जरूरी है ना, कोई बात नहीं, हम वक्त लेंगे उस क्वेश्चन को करने के लिए, बट सीखेंगे जरूर।
है ना, सीखेंगे जरूर। जैसे आप साइकिल चलाने के लिए, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो वक्त लेते हैं, गिरते भी हैं, है ना, गिरते भी हैं, बट जब एक बार आ जाता है तो उसके बाद हम बिल्कुल फराटेदार अपनी स्पीड से चलते हैं। तो वही चीज मैथ्स में भी होगा। इसको हम अच्छे से क्या है समझेंगे कि कैसे करना है, पूरा वक्त लेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ्स क्या मांगती है, मैथ्स आपकी प्रैक्टिस मांगती है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।